मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म, आ गए हैं हम। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस वाले आपके टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन के बारे में। तो यानी कि आज की वीडियो होने वाली है आपकी पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के पॉलिटिकल साइंस के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम कल होने वाला है तो बस ये 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसमें से आपको पक्का 101% ये पांचों या फिर ये चारों क्वेश्चंस आपको वहां पर जरूर मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके पॉइंट्स लेकर यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको ज्यादा देरी ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो भैया हमारे सामने क्वेश्चन आया कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में बताइए। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति और समुदाय को अपने देश या राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा होती है, सम्मान प्यार की भावना होती है। ये तो सबको पता होगा, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा अच्छी तरीके से राष्ट्रवाद क्या है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से आप इसको बता सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं कि भैया राष्ट्रवाद वाले टॉपिक में इसके प्रमुख कारक कौन से, फैक्टर कौन से जो कि इसको प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हम बात करेंगे तो संप्रभुता और स्वतंत्रता की भावना, यानी कि राष्ट्रवाद की शुरुआत अक्सर एक देश की स्वतंत्रता की इच्छा से होती है। कोई भी देश, किसी भी देश के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपने देश को आजाद कराने की इच्छा अपने मन में पैदा करता है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं की बात कर रहा होता है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है? जब किसी देश के अंदर स्वतंत्रता की इच्छा पैदा हो, ठीक है। जब लोग विदेशी शासकों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो राष्ट्रवाद उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए जो भावना पैदा हुई थी हमारे अंदर, वो राष्ट्रवाद की भावना थी, ठीक है। बहुत साधारण, बहुत आसान शब्दों में है भैया, इससे आसान आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा आपका है साझा सांस्कृतिक पहचान। एक और चीज कि एक राष्ट्र की साझा सांस्कृतिक पहचान राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। जैसे कि हमारा भारत है, तो हमारा भारत जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं में बंधा हुआ है। तो यह राष्ट्रवाद के प्रति उनकी निष्ठा को और उनको और मजबूत करता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय राष्ट्रीयता का आधार भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है। यानी कि भारत में अलग अलग तबके के, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, रीति रिवाज, परंपरा निभाने वाले सभी लोग एक जगह रहते हैं। तो यानी कि साझा संस्कृति की पहचान भी राष्ट्रवाद कहलाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं। तो भैया अगर मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ तो याद रखना कि कल को आपका एग्जाम है, तो इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं है, वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो जल्दी हमारे को कवर करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, ठीक है। तो यदि एक देश में विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं होती हैं तो यह असमानता राष्ट्रवाद के रूप में सामने आ सकती है। लोग समान अधिकार और अवसरों की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, उनको भी अपने अधिकार चाहिए, ठीक है। और उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में सामाजिक असमानता के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन का उल्लेख किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जब किसी भी देश में रह रहे सभी राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं को देखते हुए लोग क्या करने लगते हैं, अपने लिए अलग अलग अधिकार और अवसरों की मांग करते हैं। वहीं पर जो है उन लोगों के बीच में किसकी भावना पैदा होती है? राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। फिर आगे बताया गया है इसके अंदर एक टॉपिक है आपका भैया साझा इतिहास और परंपरा। एक राष्ट्र का साझा इतिहास और परंपरा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। जब लोग अपने राष्ट्र के गौरवमयी अतीत को याद करते हैं कि भाई हमारा राष्ट्र किस तरीके से पहले इतिहास में रहा है, तो ये राष्ट्रवाद को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए, भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, भगत सिंह जी को फांसी लगाई, तो आज भी लोगों के अंदर उनका नाम सुनते ही जो है खून दौड़ उठता है। क्यों? क्योंकि आज भी वो उस पुराने पल को याद कर कर उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कितने लोग थे जो अंग्रेजों के जो मतलब छक्के छुड़ा देते थे, है ना। तो उसके बाद में हमारा 5th पॉइंट आता है भैया आर्थिक विकास और समृद्धि। देखो मैंने छोटे छोटे पॉइंट बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में आर्थिक विकास का भी बड़ा हाथ है। जब एक देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो अपने नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करता है, तो लोगों में राष्ट्र के प्रति गर्व और विश्वास बढ़ता है, ठीक है। जैसे जापान को औद्योगिकरण और उसके बाद में आर्थिक विकास वहां राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुआ कि जब जापान ने क्या करा, वहां पे औद्योगिकरण की नीति अपनाई, तो वहां के जो लोग थे वो क्या करने लगे, अपने देश की प्रशंसा करने लगे, है ना। तो ऐसी कोई भी देश है, अगर वहां पर जो है वो उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो सिंपल सी बात है, वहां के लोग उस देश के बारे में सोचेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कूटनीतिक संघर्ष और युद्ध। युद्ध और कूटनीतिक संघर्ष राष्ट्रवाद को उत्तेजित कर सकते हैं। जब एक देश पर हमला होता है तो किसी बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ता है और इसी समय
देशवासियों में एकता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा मजबूत होती है। और उदाहरण के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिकी क्रांति में बाहरी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष ने राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। तो भैया हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 20 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज आप यहीं पे चेप आना इसको। शैक्षिक और मीडिया के माध्यम से प्रचार। शैक्षिक संस्थानों और मीडिया का एक बड़ा योगदान होता है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में। जब स्कूल विद्यालयों के अंदर जब इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, दिखाओ ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, देश के प्रति ना एक अलग ही भावना पैदा होती है। तो शैक्षणिक चीजों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी राष्ट्रवाद के प्रचार में बढ़ावा मिलता है। लास्ट निष्कर्ष अतः हम कह सकते हैं कि भैया राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा है जो देशवासियों को एकजुट करती है। बहुत सिंपल है, और राष्ट्र के प्रति गर्व, सम्मान, निष्ठा की भावना इससे प्रेरित करती है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारक विविध होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान, स्वतंत्रता की भावना, ऐतिहासिक गौरव, ऐसे अलग अलग प्रकार इसके अंदर मौजूद हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया भैया 6 मिनट के अंदर। दूसरा प्रश्न आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, जिस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि मानव की स्पेस की समझ को स्पष्ट करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में प्लेनेटरी स्पेस की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप आराम से समझ जाएंगे कि भैया ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस जो है, यानी कि मानव की जो स्पेस की समझ है, ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो, मानव की स्पेस की समझ का अर्थ क्या होता है कि जो भौतिक स्थान में जहां रहते हैं ना, उसे समझना और उसको अनुभव करना। प्राचीन काल में मानव केवल पृथ्वी पर अपनी सीमाओं तक सीमित था, लेकिन विज्ञान तकनीक के साथ में धीरे धीरे इंसान ने क्या करा, आकाश, ग्रह, अंतरिक्ष, इन सब की समझ भी विकसित कर ली। और इस समझ के विकास ने नए दृष्टिकोण, विचारधाराओं को जन्म दिया। और विशेष रूप से जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति की बात करते हैं, तब पहले पृथ्वी और मानव समाज के बीच की सीमाएं स्पष्ट थी कि भाई जितना उनको बताया गया, जितना उनके सामने था, वो सब चीजें उनको पता थी। अब यह सीमाएं जो है मिट गई हैं, यह सीमाएं अब मिट गई हैं, और खासकर वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के साथ में। क्योंकि अब क्या हुआ है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होगा भैया, इसका भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसकी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना आप, कि वैश्वीकरण एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार, पूंजी, वस्तु, व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह पर बिना रोके टोके आना जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो जब से इंसान वैश्वीकरण के बारे में जानने लगा और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के बारे में जानने लगा, तो उसके बाद में इंसान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष को एक भौतिक स्थान रूप में देखना शुरू कर दिया, और जहां जीवन के विस्तार को और विकास की संभावनाओं को, साथ ही साथ बहुत सारे वैश्विक संबंधों के आयाम भी खोल दिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में हम चलते हैं भैया इसके अंदर कि जो हमारा पॉइंट है, प्लेनेटरी स्पेस की अवधारणा क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेनेटरी स्पेस। तो ये शब्द जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच के भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को बताने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है और जो बाकी के ग्रह हैं, तो इन ग्रहों के बीच में आपस में क्या संबंध है, इनको दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं प्लेनेटरी स्पेस का। ठीक है, अब प्लेनेटरी स्पेस की परिभाषा देखिए। तो भैया यहाँ पर बताया गया है कि प्लेनेटरी स्पेस का मतलब है उन सभी भौतिक स्थानों से है जो पृथ्वी के बाहर है, और उसमें ग्रह, उपग्रह, तारे सब कुछ शामिल है, उल्का पिंड विंड सब कुछ है ना। तो कूटनीतिक और सहयोग का नया स्थल बन गया है। यह क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए साझा है, तो सुरक्षा और अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके हम पढ़ लेते हैं भैया महत्व के बारे में, इसके जो इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स है। तो सबसे पहला महत्व है वैश्विक सहयोग और शांति, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो है कॉर्पोरेट और मतलब पीस की बात की जाती है। तो देखो, तो प्लेनेटरी स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खोले, और अंतरिक्ष अभियानों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जो है, कई देशों का सहयोग, इसने ये दिखा दिया कि राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर अंतरिक्ष के अन्वेषण में भाग ले सकते हैं और ये सहयोग भी दे सकते हैं। पहला पॉइंट, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, ये वैश्विक सहयोग और शांति की बात की जा रही है। दूसरा भैया आता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो जो भी हमारे नेचुरल जितनी भी चीजें हैं हमारी नेचर की, वो सब हम उनका संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो पृथ्वी के बाहर खगोलीय दुनिया में खनिज और अन्य संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। इसी प्रकार से जो है देशों के बीच एक संसाधनों के उपयोग पर मतभेद और सहयोग हो सकता है। प्लेनेटरी स्पेस के संसाधनों का दोहन देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। कहीं ना कहीं देखो, आर्थिक रूप से कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। जिसने पहले खोजबीन कर ली तो भाई अपना जो है उस चीज के उस हिसाब से जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा, और जो पीछे रह गया वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। पर ये कहीं ना कहीं जो है महत्व इसका है कि इससे फायदा मिलने वाला है।
आगे, वैज्ञानिक और तकनीक उन्नति। तो भैया अंतरिक्ष की खोज ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए आयाम खोले। अलग अलग, अब आयाम का मतलब क्या होता है, इसका प्रकार है ना, और परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, सबका मतलब सेम ही होता है। इस अन्वेषण में देशों का सहयोग वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों का विकास कर सकता है, जो न केवल अंतरिक्ष मिशनों के लिए बल्कि पृथ्वी पर भी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भैया इससे जो है ज्ञान से जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, कृषि के क्षेत्र में भी लाभ, ये सब जगह चीजों पर हो सकता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है हमारा वैश्विक सुरक्षा। तो भैया प्लेनेटरी स्पेस से संबंधित एक और पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कि अंतरिक्ष में सैन्य उपग्रह, मिसाइल, रक्षा प्रणालियों और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। मतलब कि जितने भी अगर हम सैन्य उपग्रह या मिसाइल और रक्षा प्रणाली है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अपनी राष्ट्र की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। और अंतरिक्ष के सैन्यकरण और अंतरिक्ष युद्ध की संभावना ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नई कूटनीतिक बहसों और नीतियों को जन्म दिया है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं इसमें हमारे कौन से, जो भैया जो हमारे दो और पॉइंट रह गए हैं, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर ये वाला हमारा जो है क्वेश्चन ये भी खत्म हो जाएगा। पर्यावरण और पृथ्वी का संरक्षण। तो प्लेनेटरी स्पेस का अध्ययन पृथ्वी के पर्यावरण को समझने में भी सहयोग करता है। इससे क्या होगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का निरीक्षण करके हम अपनी जलवायु परिवर्तन, हमारा मौसम और बहुत सारे मुद्दों को अच्छी तरीके से जान सकेंगे, उसकी जानकारी ले सकेंगे। ठीक है। मानव अस्तित्व और भविष्य। तो इससे ये भी है कि भाई पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि भैया अब हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या के आधार पर भी, है ना। तो प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, जलवायु परिवर्तन के कारण जीवन के नए स्थानों की खोज का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि अगर गलती से कल को अगर दोबारा से जैसे उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी, ऐसा कुछ खतरा बढ़ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हमारा भाई उसका वहाँ जानकारी होना उससे भी जरूरी है ना। तो आगे बताया गया इसका निष्कर्ष है, प्लेनेटरी स्पेस की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है। ये न केवल देशों के बीच सहयोग करेगी, प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगी। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद में हम बात करते हैं भैया, हमारा एक ये प्रश्न है जो कि हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा ना फॉन्ट हमारा चेंज हो गया, तो शायद इस वजह से चेंज हो गया है। राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य के बारे में बताइए और उसके मुख्य कार्य कौन से हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो भैया ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। राज्य क्या है, राज्य को हम स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बसने वाले लोगों पर सत्ता और अधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाती है। इसके 3 तत्व होते हैं। पहले तो भौगोलिक क्षेत्र चाहिए, टेरिटरी, कि भाई ये कोई निश्चित भूभाग, सीमा चाहिए जिस पर राज्य का अधिकार हो। दूसरा हमारा पॉपुलेशन, यानी कि जनता होनी चाहिए, राज्य के भीतर रहने वाले नागरिक जिन पर राज्य कानून और आदेश लागू कर सके। और तीसरा इसके अंदर होना चाहिए शासन, यानी कि गवर्नमेंट का रूल। राज्य की एक ऐसी सरकार होती है जो कानून, नीति और शासन का निर्माण करती है। क्लियर है यहाँ तक भैया। आगे चलते हैं। अब राज्य का जो मुख्य कार्य है, अब देखो यहाँ पर, हाँ, जो हमारा क्वेश्चन ऊपर से मिट गया था कि शक्ति और अधिकार के संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका है, हमें ये भी समझना है ना। तो राज्य की शक्ति और अधिकार उससे समाज और नागरिकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने और उसके जीवन को संचालित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ पर ना कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट हमें समझने हैं। पहला है हमारा पावर, शक्ति। अब शक्ति क्या है, ये वो क्षमता है जिसके माध्यम से राज्य अपने कानूनों और नीतियों को लागू करता है। राज्य की शक्ति नागरिकों को नियंत्रित करने, समाज में व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों से बचने में काम आती है। राज्य की शक्ति को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला राजनीतिक शक्ति यानी कि पॉलिटिकल पावर, और दूसरा सैन्य शक्ति यानी कि मिलिट्री पावर। अब जो राजनीतिक शक्ति है और जो मिलिट्री, जो हमारी सैन्य शक्ति है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। ये वे शक्ति है जो राज्य की सरकार को अन्य संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए निर्णय लेने का अधिकार देती है। और मिलिट्री वाली कौन सी है, ये बाहरी और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी सेना का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो ये दोनों शक्ति हो गई। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर, कौन सा, अधिकार। कौन सा, अधिकार, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी में बताया गया है इसके अंदर कि जो हमारा अधिकार वाला पॉइंट है, ये वह वैधता है जिसमें आधार पर राज्य की शक्ति को मान्यता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिकार वाला। ठीक है, पहला हमारा हमने पावर पढ़ लिया। अब राज्य का अधिकार उसकी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह नागरिकों के बीच विश्वास और मान्यता स्थापित करता है। सिंपल सी बात है कि भैया राज्य का जो अधिकार है उसकी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के बीच में जो विश्वास पैदा होगा वो इसी से पैदा होगा। अब अधिकार से क्या मतलब है,
कि भाई जो राज्य अपने नागरिकों के जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता इस पर नियंत्रण जो करेगा, उसके लिए जो अधिकार संविधान, कानून और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं पर आधारित होगा। सिंपल सी बात है, एक राज्य के अंदर रह रहे जितने भी नागरिक हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा सब चीज कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य का जो रोल है वो क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है? राज्य का काम रहेगा भैया कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आर्थिक नियंत्रण और विकास को बनाए रखना। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। सुरक्षा और रक्षा, राज्य के पास सैन्य और पुलिस बलों के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा करने का अधिकार होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारों का संरक्षण, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिक और अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे, समानता, स्वतंत्रता ये सब मिले, है ना, महिलाओं को अधिकार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सारी चीजें। उसके बाद में हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है भैया, ये निष्कर्ष आप यहाँ से पढ़ लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आर्थिक कठिनाइयां जो है, अगर कोई भी जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल, इकोनॉमिकल कंडीशन तो हर जगह गिरा देती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर हो। तो राजनीतिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अब इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट भी हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग में कमी हो जाती है। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाला देश अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर स्थिति में आ जाता है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो उसके पास जो संसाधन है वो सीमित होंगे, और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि भाई 1990 के दशक में बताया गया, रूस के आर्थिक संकट के दौरान उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभावी रूप से भाग लेने से रोका। उसकी कूटनीति कमजोर हो गई और पश्चिमी देशों से सहायता की आवश्यकता उसे पड़ी थी। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होगा, आर्थिक कठिनाइयां होंगी, घरेलू राजनीति ऐसे का कारण बन जाएगी, और इसकी वजह से देश क्या करेगा, आंतरिक स्थिति कमजोर हो जाएगी उसकी, और फिर वो राजनीति नेताओं को बाहर के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में विकासशील देशों की स्थिति में बदलाव। जब विकासशील देशों में आर्थिक संकट आता है तो उनका वैश्विक प्रभाव कम हो जाता है, और इस स्थिति में वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज को सही तरीके से प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकी देशों में आर्थिक संकटों के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम स्थान मिल रहा था उन्हें। तो ये पॉइंट आप आराम से लिख लेंगे। संघर्ष और युद्ध के लिए एक प्रेरणा, इसमें बताया गया है हमारा कि जब कोई देश आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा होता है तो वह अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए बाहरी संघर्षों की ओर रुख कर लेता है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए कुछ देशों ने कभी कभी युद्ध या संघर्ष का सहारा लिया। सिंपल सी बात है, जब उनको पता चलता है कि हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी बेकार है, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ देशों से कभी कभार युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का माध्यम भी बन सकती है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है जर्मनी वाला, तो इसे भी आप पढ़ लेंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है आर्थिक निर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन। यदि कोई देश आर्थिक रूप से जो है संकट में, तो वो क्या करेगा, वो शक्ति संतुलन करेगा, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से क्या करेगा, मदद की आवश्यकता होगी और वो उनसे मदद लेगा, ठीक है। और फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विश्व बैंक है, ये क्या करते हैं, जितने भी कमजोर देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेकार है, उन सभी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब भैया इसके बाद में आपका एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक असमानताओं का आकार देने में जो बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियां होती हैं और जो वैश्वीकरण है, इसका क्या योगदान है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी तो बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा, और जिनको पता है तो मैं बता देता हूँ जी। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि भाई हमारे एक रिलेटिव है वो एमएनसी में काम कर रहे हैं कोई भी। तो बहुराष्ट्रीय निगम और वैश्वीकरण, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा कि जो आर्थिक असमानता है इसको आकार देने में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका मतलब क्या योगदान रहता है। तो एमएनसी कंपनी पहले समझ लेते हैं, ये वो कंपनियां होती है जो विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं स्थापित करती है और वैश्विक स्तर पर व्यापार करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। ये कंपनियां न केवल अपने देश में बल्कि अन्य देशों में भी उत्पादन और विपणन और वितरण की गतिविधि को करती हैं। जैसे आज अगर यहाँ पर कोई नोएडा वगैरह में जितनी कंपनी है, ठीक है, जैसा बोल लो एक विप्रो कंपनी है, तो वो है तो अपने इंडिया के अंदर ही, पर वो काम किसके लिए कर रही है, विदेशों के लिए कर रही है ना। ऐसे अब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो भैया ये तो मैं आपको साधारण शब्दों में पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, सबका मतलब सेम ही है। तो देशों के बीच में व्यापार, निवेश, तकनीक, विकास, संस्कृति का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भैया आप यहाँ पर देखो कि आर्थिक असमानता को आकार देने में क्या योगदान है। सबसे पहला तो भाई वेतन असमान मिलता है, वे जो है इन इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे कि भाई वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते प्रभाव से अलग अलग देशों के बीच वेतन असमानता में वृद्धि हुई है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर कम वेतन वाले देशों में उत्पादन करती है, जहां पर कम वेतन में काम करा जा सके, है ना, और बड़ा मुनाफा हो। जैसे अगर हम बात करें चीन है, भारत है, ये विकासशील देशों में कम वेतन वाले श्रमिक बहुत मिल जाते हैं। और उनका क्या करते हैं कि जब वो उच्च विकसित देशों में कंपनी और अधिक मुनाफा कमाती है तो वैश्विक असमानता बढ़ने लग जाती है। इसी के बाद में अगर हमारा इसका दूसरा पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, यानी कि धन और संसाधनों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण। वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण दुनिया के धन और संसाधनों का केंद्रीकरण हुआ है। बड़ी कंपनियां अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगी हैं और छोटी छोटी कंपनियों को उन्होंने दबा दिया है ना। जैसे भाई एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने क्या करा, ये वैश्विक स्तर पर भारी मुनाफा कमाती हैं और छोटे और मंझले व्यवसायों को आर्थिक रूप से इनका सामना करना पड़ता है। ठीक है भैया। उसके बाद में हमारे इसमें दो पॉइंट और हैं। एक है आपका उत्पादन और श्रमिकों के शोषण में वृद्धि, दूसरा टेक्नोलॉजी और ज्ञान का असमान वितरण। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, इसे आप अच्छी से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता मैं। तो 20 मिनट के अंदर आपको जो है मैंने यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट योर रेस्ट। और आज रात को आप अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ कवर करा दिए हैं। तो कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय।